इट इज़ ऑल अबाउट द गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंट। गार्डनर एक फ़िलासफ़र हैं, बहुत फेमस फ़िलासफ़र, जिन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में बात की है। अब मल्टीपल इंटेलिजेंस को पहले समझते हैं क्या होता है। साइड बाय साइड में आप लोगों को ये PDF भी भेज रही हूँ। मल्टीपल इंटेलिजेंस का मीनिंग होता है जब आप किसी भी तरीके की इंटेलिजेंस को एक बॉक्स में कंसिडर नहीं कर रहे हो, मतलब कि आप हर टाइप के इंटेलिजेंस को उसके लेवल पे कंटिन्यू या जज कर रहे हो। It's not being uploaded. Just give me a minute. सो सबसे पहले समझते हैं मल्टीपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस को। जिस तरह से हमने एक टॉपिक पढ़ा है, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है इंडिविजुअलिटी, वो हमारे डिफरेंट फिलोसफर्स का कॉन्सेप्ट रहा है। हर पर्सन इंडिविजुअली डिफरेंट होता है, उसकी खुद की इंडिविजुअलिटी होती है। इसी तरह से गार्डनर का कहना था कि कोई भी इंसान किसी भी तरीके से अगर इंटेलिजेंट है तो वो उसकी इंडिविजुअल इंटेलिजेंस है, इसलिए कभी भी इंटेलिजेंस एक टाइप की नहीं होती, बल्कि बहुत सारे टाइप्स की, मल्टीपल टाइप्स की होती है। ठीक है, देन कमिंग ऑन टू द डेफिनेशन, व्हाट एग्जैक्टली गार्डनर स्टेटेड अबाउट द मल्टीपल इंटेलिजेंस। सो पहले इसका कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। कॉन्सेप्ट कहता है कि जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है, जो थ्योरी है, द कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इज़ अ थ्योरी प्रपोज्ड बाय हार्वर्ड साइकोलॉजिस्ट जिसका नाम है हॉवर्ड गार्डनर। फुल नेम उनका था हॉवर्ड गार्डनर। जब आप वर्ड इंटेलिजेंस सुनते हो तो आप उसको IQ के साथ इमिडिएटली रिलेट कर देते हो, क्योंकि ऑब्वियसली हमने इतने टाइम से यही चीज़ पढ़ी है कि अगर कोई भी चीज़ इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, कोई भी चीज़ हमारे ब्रेन से रिलेटेड है, तो उसका जो कॉन्सेप्ट है कहाँ पर जाके ट्रूली कनेक्ट होता है, हमारे IQ पे कनेक्ट होता है। ठीक है, तो हम जब भी इंटेलिजेंस वर्ड की बात सुनते हैं, हम ट्रूली उसको एकदम क्विकली हमारे IQ, हमारे माइंड के साथ कनेक्ट कर देते हैं। बट जो इंटेलिजेंस है वो ऐसी नहीं है। इट्स ऑफन डिफाइंड एज आर इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल। वो कैसे डिफ़ाइन होती है? डेफिनेटली हमारे माइंड के पोटेंशियलिटी को देखकर डिफ़ाइन होती है कि हमारा दिमाग, हमारा इंटेलेक्ट कितना स्ट्रॉन्ग है, किस चीज़ के साथ हम पैदा हुए हैं, कितनी इंटेलिजेंस के साथ हम पैदा हुए हैं, और कितनी चीज़ें हमने डिफ़िकल्टी लेवल पे फेस की हैं, और क्या क्या हमारे माइंड में, हमारे इंटेलेक्ट में चेंजेस आए हैं। कहने की बात ये है कि जब IQ की बात आती है तो डेफिनेटली IQ को हम कहाँ पर रिलेट करते हैं? IQ को हम रिलेट करते हैं हमारे इंटेलेक्ट, हमारे ब्रेन के साथ। हमारी जो इंटेलिजेंस है उसको हम IQ, इंटेलेक्ट या ब्रेन के साथ कनेक्ट करते हैं। लेकिन हॉवर्ड गार्डनर जो थे वो कहते थे कि IQ या इंटेलिजेंस या हमारी जो इंटेलेक्चुअलिटी है वो सिर्फ हमारे दिमाग तक सीमित नहीं है, इट इज़ मोर देन दैट। हर पर्सन अलग अलग लेवल पे इंटेलिजेंट होता है। अब देखिए, जैसे इन रिसेंट ईयर्स हाउएवर अदर्स व्यूज ऑफ इंटेलिजेंस हैव emerged इंक्लूडिंग गार्डनर्स सजेशन दैट मल्टीपल या डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंट में एग्जिस्ट। बहुत सारे लोगों ने मल्टीपल इंटेलिजेंस पे काम किया, जिसमें से गार्डनर की इंटेलिजेंस को सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया गया क्योंकि उन्होंने मल्टीपल यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस के ऊपर काम किया था। गार्डनर के अकॉर्डिंग 8 डिफरेंट टाइप्स की इंटेलिजेंसेस होती हैं। पहली है विजुअल स्पेशियल, सेकंड है लिंग्विस्टिक वर्बल, थर्ड है लॉजिकल मैथमेटिकल, फोर्थ इज़ बॉडी काइनेस्थेटिक, फिफ्थ इज़ म्यूजिकल, सिक्स्थ इज़ इंटरपर्सनल, सेवेंथ इज़ इंट्रापर्सनल एंड एट्थ इज़ नेचुरलिस्टिक। तो ये कुछ इंटेलिजेंस हैं जो गार्डनर ने ये कह सकते हैं इवॉल्व की हैं, या उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया है और ये फाइंड आउट किया है कि इंटेलिजेंस सिर्फ एक चीज़ की नहीं होती, इंटेलिजेंस मल्टीपल लेवल पे होती है। लेट्स अंडरस्टैंड इट इन मोर डिटेल। गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, उनकी जो ये मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है ये उन्होंने अपनी एक बुक में लिखी थी, जो बुक का नाम है दैट इज़ फ्रेम्स ऑफ माइंड। दिस बुक वॉज पब्लिश्ड इन 1983। इस बुक में गार्डनर ने आउटलाइन किया था अपनी थ्योरी को, अपनी मल्टीपल इंटेलिजेंस वाली थ्योरी को, जहाँ पर उन्होंने सजेस्ट किया था ऑल पीपल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है,
एक पॉइंट जो उन्होंने प्रपोज किया था कि हर इंसान की अपनी एक अलग तरह की इंटेलिजेंस होती है। गार्डनर ने 8 तरह की इंटेलिजेंस को प्रपोज किया था, ओपनली रखा था, और उन्होंने ये भी बोला था कि शायद मैं 9th टाइप ऑफ इंटेलिजेंस को भी अभी अपनी बुक में ऐड ऑन करूँगा, जिसका नाम है एग्जिस्टेंशियलिस्ट इंटेलिजेंस। बट लेटर ऑन क्या हुआ था, उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च भी किया था, उसको ऐड करने की भी कोशिश की थी, बट उतना सेटिस्फैक्ट्री रिवर्ट नहीं आया था। तो अभी साइकोलॉजी में, CDP में हम जो इंटेलिजेंसेस गार्डनर की काउंट करते हैं वो 8 ही काउंट करते हैं, जो लिस्ट मैंने आपको अभी इसमें प्रीवियस वाले टॉपिक में दिखाई थी। ठीक है। While a person might be particularly strong in specific area such as musical intelligence, they most likely possesses a range of abilities. For example, an individual might be strong in verbal music and naturalistic intelligence. तो वो कहते हैं कि मैंने अलग अलग टाइप की इंटेलिजेंसेस क्यों बनाई, मैंने मल्टीपल इंटेलिजेंसेस क्यों बनाई, क्योंकि हर इंसान अलग है। आई एम डिफरेंट, यू आर डिफरेंट, तो हमारी जो सोचने समझने की शक्ति है वो भी अलग है। तो हो सकता है मैं किसी स्पेसिफिक एरिया में इंटेलिजेंट हूँ और आप किसी और स्पेसिफिक एरिया में इंटेलिजेंट हो सकता है एक पर्सन म्यूजिकल लेवल पे इंटेलिजेंट हो, दूसरा मैथ्स में इंटेलिजेंट हो, थर्ड पर्सन वर्बल कम्युनिकेशन में बहुत इंटेलिजेंट हो, फोर्थ पर्सन नेचुरलिस्टिक एरिया यानी कि नेचर से कनेक्शन जो होता है उसमें बड़ा इंटेलिजेंट हो। तो इन चीज़ों को सोचते हुए उन्होंने कहा कि जब इंसान की इंडिविजुअलिटी हो सकती है, यानी कि जब एक पर्सन की अपनी इंडिविजुअलिटी हो सकती है, तो उसकी अपनी पर्सनल इंटेलिजेंस क्यों नहीं हो सकती। तो ये चीज़ उन्होंने कहीं ना कहीं अपने माइंड में सोची और इस चीज़ के ऊपर काम किया। तो इसलिए गार्डनर ने ये जो 8 हमारी लिस्ट्स हैं इंटेलिजेंस की, इनके ऊपर काम किया था। विजुअल, स्पेटियल, लिंग्विस्टिक, वर्बल, लॉजिकल, मैथमेटिक, बॉडी काइनेस्थेटिक, म्यूजिकल, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल एंड नेचुरलिस्टिक। अब कंसर्न ये है कि गार्डनर की थ्योरी की जो डेफिनेशन थी वो सबको समझ में आ गई कि हाँ चलो ठीक है, गार्डनर ने बोला कि इंडिविजुअलिटी होती है, इसी तरीके से अलग अलग इंटेलिजेंसेस भी हो सकती हैं। तो उन्होंने बोला कि माइंड हमेशा IQ या हमारे इंटेलेक्ट पोटेंशियल को देख के नहीं होता, हम बहुत सारे फेजेस में इंटेलिजेंट होते हैं, तो हम एक पर्टिकुलर लेवल पे इंटेलिजेंस को काउंट नहीं करते। हो सकता है कोई किसी फेज़ किसी स्पेसिफिक एरिया में इंटेलिजेंट हो, कोई किसी स्पेसिफिक एरिया में इंटेलिजेंट हो, तो हम उनको ना जज नहीं करते, हम उनकी सबकी इंटेलिजेंस को काउंट करते हैं, हम उनकी सबकी इंटेलिजेंस को समझते हैं। स्वाति, यू आर नॉट इन द कॉल। तो गार्डनर ने ना उन सबकी इंटेलिजेंस लेवल को समझने की कोशिश की और मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी बनाई। ठीक है। अब इसके बाद जब उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी बनाई तो उन्होंने एक टाइप ऑफ इंटेलिजेंस को एक्सप्लेन किया। तो पहले आप अपने प्रीवियस वाले तीनों पेजेस देख लीजिए, एक बार गो थ्रू कर लीजिए और इंटेलिजेंस, मल्टीपल इंटेलिजेंस की जो बेसिक डेफिनेशन है या जो बेसिक एक लेआउट है उस पर बात कर लो और रीड करके देखो, एवरीथिंग इज़ क्लियर। फिर हम विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस पे पढ़ेंगे। तो बेसिक जो डेफिनेशन है वो यही है, जैसे हमने इंडिविजुअलिटी को समझा, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस को भी उसी तरीके से समझा, इसलिए हमने उनकी थ्योरी को नाम दिया मल्टीपल इंटेलिजेंस। ठीक है। मूविंग फर्दर टू द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस गिवन बाय हॉवर्ड गार्डनर वाज विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस। विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है जहाँ पर हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो बहुत अच्छे हैं मैप्स, चार्ट्स, वीडियो, पिक्चर्स, इन चीज़ों में। जैसे मैप देखना एक कला होती है, हर एक इंसान सारे मैप नहीं देख सकता। हम जैसे पर्सन लॉजिकली एक सिंपल मैप देख पाएंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मैपिंग में बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है। फ्लो चार्ट्स बनाने में बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, किसी भी चीज़ को पिक्चराइज करने में बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो जहाँ पर भी विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस आएगी, एक्चुअली इसको स्पेशल नहीं बोलेंगे, स्पेटियल बोलेंगे। ठीक है। विजुअल स्पेटियल इंटेलिजेंस आएगी, वहाँ पर मतलब हो गया कि कोई भी इंसान किसी चीज़ को विजुअलाइज करने में बहुत स्ट्रॉन्ग है, किसी चीज़ को एनालाइज करने में बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो इस वाली इंटेलिजेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है
रीड एंड राइट फॉर इन्जॉयमेंट, वो जो पढ़ते हैं जो लिखते हैं वो इन्जॉयमेंट पर्पस के लिए लिखते पढ़ते हैं। सेकेंड थिंग, वो पजल्स एक साथ कनेक्ट करने में बड़े ही अच्छे होते हैं, क्योंकि माइंड बड़ा ही विजुलाइजिंग होता है, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से दे आर वेरी मच कंफर्टेबल पुटिंग द पजल्स टुगेदर, सॉल्विंग द ब्लॉक्स एक्सेट्रा। वो पिक्चर्स को बड़ी जल्दी इंटरप्रेट करते हैं कि ये पिक्चर हमें क्या कहना चाह रही है। वो ग्राफ्स, चार्ट्स वगैरह की चीज़ों को भी बहुत जल्दी इंटरप्रेट कर पाते हैं, वो समझ जाते हैं बिना किसी एक्सप्लेनेशन के कि ये चार्ट, ये ग्राफ, ये पिक्चर हमें क्या डिपिक्ट कर रही है। उनको ड्राइंग, पेंटिंग और विजुअल आर्ट्स बहुत पसंद आता है, और वो पैटर्न्स को भी बड़ा ईजिली रिकग्नाइज कर पाते हैं। जो पैटर्न्स होते हैं उनको भी बहुत इजीली रिकग्नाइज कर पाते हैं। ऐसे लोग किस तरीके की करियर चॉइसेस में जा सकते हैं? अगर किसी का विजुअल स्पेटियल इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है तो उनके लिए अच्छी करियर चॉइसेस क्या है? वो आर्किटेक्ट बन सकते हैं, वो आर्टिस्ट बन सकते हैं, वो इंजीनियर्स बन सकते हैं। ठीक है, विजुअल स्पेटियल इंटेलिजेंस का मेन जो आंसर निकल के आता है, जो एक आउटपुट निकल के आता है, वो यही निकल के आता है कि आपकी जो एनालाइजिंग पावर है, किसी चीज़ को इंटरप्रेट करने की, किसी चीज़ को रिकग्नाइज करने की जो पावर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पर्सन जो जल्दी से याद कर लेता है, जिसकी मेमोरी पावर अच्छी होती है, वही इंटेलिजेंट होता है। इंटेलिजेंस के अलग अलग फेजेस हैं, जिसमें से पहला फेज़ हमने पढ़ा विजुअल स्पेटियल इंटेलिजेंस, जिसमें आप उन लोगों की बात कर रहे हैं जो मैप पढ़ने में, चार्ट्स को इंटरप्रेट करने में, पिक्चर्स को इंटरप्रेट करने में, ग्राफ्स को इंटरप्रेट करने में, पेंटिंग्स एंड ड्राइंग्स करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत स्मार्ट होते हैं। और वो क्या बन सकते हैं? वो आर्किटेक्ट बन सकते हैं, वो आर्टिस्ट बन सकते हैं, वो इंजीनियर बन सकते हैं। आर्किटेक्ट वो लोग होते हैं जो मैपिंग वगैरह करते हैं, नक्शे बनाते हैं घर के, है ना। अब घरों के नक्शे बनाना सबके हाथ में नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल एवरी टाइम फॉर एवरीवन। सो इसलिए उसमें क्या होता है, उसमें हम कोशिश करते हैं कि हम ऐसे लोगों के पास जाएं जो पर्टिकुलरली इसमें बहुत ज़्यादा एडवांस्ड लर्न करके आए हैं चीज़ों को, तो हम उनके पास जाते हैं। ऐसे ही आर्टिस्ट होते हैं, सब कोई आर्टिस्ट नहीं बन सकता, ड्राइंग किसी पर्टिकुलर लेवल पे होती है तो वो हम सीखते हैं। देन इंजीनियर्स होते हैं जो बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो भी बिल्डिंग्स की मैपिंग करते हैं, तो उनकी भी विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस जो होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द विजुअल स्पेटियल इंटेलिजेंस। एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिए, देन विल मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। नाउ नेक्स्ट इज लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस। अब इसका नाम सुन के कैसी वाली फीलिंग आ रही है? लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस, ऐसे कुछ लैंग्वेज से रिलेटेड? Linguistic verbal intelligence means the people who are strong in linguistic verbal intelligence, यानी कि linguistic लैंग्वेज में जो बड़े strong है। अब लैंग्वेज भी कितने सारे टाइप्स की होती है, उसमें रीडिंग भी आती है, राइटिंग भी आती है, स्पीकिंग भी आती है। तो जो लोगों का राइटिंग और स्पीकिंग बड़ा ही स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे कि जिनको कहानियाँ लिखनी आती हों, या जिनकी मेमोरी पावर बड़ी स्ट्रॉन्ग हो, जो इन्फॉर्मेशन बड़ी जल्दी मेमोराइज करते हों, जो रीडिंग बहुत अच्छे से करते हों, उन सबको हम लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंट पीपल बोलते हैं, क्योंकि उनका वो लैंग्वेज वाला पार्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग है। मे बी उनके पास वोकैबुलरी वर्ड्स बड़े अच्छे हों, उनकी जो भाषा के अंदर वोकैबुलरी है वो बड़ी अच्छी हो, मे बी वो स्टोरीज़ बड़ी अच्छी लिखते हो, कंटेंट राइटर हो सकते हैं, न्यूज़ जर्नलिस्ट हो सकते हैं, ये लोग जो कि अपनी कहानियाँ बहुत अच्छे से लिखते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ इन्फॉर्मेशन मेमोराइज़ करने की, तो टीचर्स बड़ी अच्छे से इन्फॉर्मेशन को मेमोराइज़ करती हैं, क्योंकि उनको वही इन्फॉर्मेशन बच्चों को पास ऑन करनी होती है। तो टीचर्स आर ऑल्सो अंडर दिस डोमेन ऑफ लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस। देन रीडिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, तो अगेन टीचर्स आ जाती है इसमें। देन लॉयर्स आ सकते हैं इसमें, क्योंकि उनको भी पूरी कहानी याद रखनी होती है, और फिर उसी कहानी के बेस पे उनको पूरा अपना केस जो है वो फाइल करना होता है। सो ऐसे लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? जनरली ऐसे लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि जो भी लिखा या बोला हुआ इन्फॉर्मेशन होता है वो उनको बहुत अच्छे तरीके से याद रहता है, उनको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और वो रीडिंग और राइटिंग को बड़ा एंजॉय करते हैं। ठीक है, डिबेट बड़े अच्छे से कर सकते हैं ऐसे लोग, वो डिबेट में बहुत ही परसुएसिव स्पीचेस दे सकते हैं, बहुत ही हार्ट मेल्टिंग डिबेट्स में स्पीच दे सकते हैं, या जो दिल को छू जाने वाली डिबेट्स की स्पीच होती है वो दे सकते हैं, या एक चीज़ जो बहुत अच्छे से बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को समझ में आ रही है।
ठीक है, एंड वो अपनी बात को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं। मैं आप लोगों को हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ, टीचर को हमेशा अपनी बात एक्सप्लेन करनी आनी चाहिए। उसकी वजह है तभी आप लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस में कंसिडर हो पाओगे। अगर यू आर एबल टू एक्सप्लेन, इफ़ यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन योर टॉक्स, इफ़ यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन योर थॉट्स, देन यू विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ टीचर। टीचर के पास एक्सप्लेनेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। एंड नेक्स्ट थिंग इज यूज़ ह्यूमर व्हेन टेलिंग द स्टोरीज। जब आप कहानियाँ सुना रहे हो या जब आप कोई किसी जगह की कोई गाथा सुना रहे हो, तो आपका ह्यूमर बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए कि वो कहानी किसी भी तरह से बेसलेस ना लगे। जैसे राइटर्स होते हैं ना, जो फिल्म राइटिंग करते हैं या सीरियल वगैरह, जो टीवी सीरियल्स होते हैं, इनको भी लिखते हैं, इनका ह्यूमर बड़ा स्ट्रांग होता है। कुछ का, सबका नहीं कह सकते, बिकॉज एवरी मूवी डजंट गो ऑन अ सेम पेस, है ना। तो कुछ मूवीज़ बहुत हिट हो जाती हैं ड्यू टू सम पर्सनल उसके कट्स की वजह से या उसके पर्सनल कुछ सीन्स की वजह से। तो वो क्यों हो रही है? क्योंकि उसमें ह्यूमर अच्छा है, स्टोरी बहुत अच्छे से डिपिक्ट की गई है। तो इसे बोलते हैं लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस। इसमें करियर चॉइसेस तो हमने अभी डिस्कस कर ही लिए। यू कैन बिकम अ राइटर, यू कैन बिकम अ टीचर, यू कैन बिकम अ जर्नलिस्ट, यू कैन गो फॉर अ टीचिंग, है ना। तो ये सारे इसके क्या हैं? पोटेंशियल करियर चॉइसेस हैं। चलिए एक बार इसको भी गो थ्रू कर लीजिए, देन विल मूव फर्दर। अब हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस क्या है? दैट इज़ लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। अब इसको भी देखो, पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि मैथमेटिक्स में जो लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, जिनका मैथ्स बड़ा अच्छा है, द पीपल हु आर स्ट्रॉन्ग गुड एट रीजनिंग, जो बहुत अच्छे से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं मैथमेटिक्स की, जो लॉजिकल है, जिनके अंदर तर्क है, जिनको पता है लॉजिक क्या होता है, ये वो इंडिविजुअल्स होते हैं जो नंबर्स, पैटर्न्स, रिलेशनशिप्स के बारे में बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। हमें फिफ्थ स्टैंडर्ड में बताया जाता था ना, इफ़ यू आर 2 years old, योर एल्डर सिबलिंग इज़ ट्वाइस योर एज, है ना, योर फादर इज़ थ्राइस योर एज, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते थे। अब वो क्वेश्चन सबकी समझ में नहीं आते थे। वो क्या होते थे? वो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन है। वो उन्हीं को समझ में आएंगे जिनका मैथ्स का जो पावर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो इस लॉजिक को, इस पैटर्न को, इस रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट को या इन नंबर्स को अच्छे से समझ सकता है। तो इन लोगों के स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस वालों के? पीपल विद लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस हैव एक्सीलेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। सबसे पहले उनके आगे किसी भी तरह का मैथ्स का प्रॉब्लम रख दो, उनके जो स्किल्स हैं वो बहुत एक्सीलेंट होते थे। सेकेंड थिंग, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ उनके माइंड में आते हैं। वो सिर्फ स्टिक टू द बुक नहीं रहते, उनके बहुत सारे आइडियाज़ हैं जिनकी वजह से वो अलग अलग सिचुएशंस में डील करते हैं। फिर उसके अलावा वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को भी बहुत अच्छे से कंडक्ट करना सीख लेते हैं, उनको पसंद आता है बेसिकली। और वो किसी भी तरह की कॉम्प्यूटेशंस को, किसी भी तरह की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। एंड व्हाट आर द करियर चॉइसेस विच यू कैन गो फॉर लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस? गुड करियर चॉइसेस आर, आप साइंटिस्ट भी जा सकते हो, आप मैथमेटिशियन वाली लाइन में जा सकते हो, यू कैन गो फॉर इंजीनियरिंग, यू कैन गो फॉर अकाउंटेंसी। तो बहुत ही मेजर 4 चॉइसेस इसमें आपको प्रोवाइड की गई हैं, ठीक है। दैट इज़ साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, इंजीनियर एंड अकाउंटेंट। तो ये आपके हैं लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस के पॉइंट। एक बार इनको भी गो थ्रू कर लो, देन विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हमारा नेक्स्ट जो हेडिंग है, नेक्स्ट जो टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है, दैट इज़ बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। अब इसको भी समझ में आ रहा होगा पढ़ के थोड़ा सा। इट इज़ रिलेटेड टू द फिज़िकल कंट्रोल ऑफ द बॉडी, जहाँ पर हम फिज़िकल एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो लोग कंसिडर किए जाते हैं, जिनको देखा जाता है, वो लोग होते हैं जिनका ना फिज़िकल कोऑर्डिनेशन बड़ा अच्छा होता है, बॉडी में फिज़िकल कंट्रोल बड़ा अच्छा होता है, जो बॉडी के डिफरेंट परफॉर्मेंसेस कर सकते हैं, बॉडी से, बॉडी को अच्छे से मूव कर सकते हैं। उन लोगों को हम फिज़िकली या बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंट में कंसिडर करते हैं। उनका आई हैंड कोऑर्डिनेशन बड़ा अच्छा होता है, उनका डेक्स्टरिटी बड़ा अच्छा होता है, यानी कि अपनी बॉडी के ऊपर जो कंट्रोल है वो बहुत अच्छा होता है। व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स डू दीज पीपल होल्ड हु आर बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंट? दे आर लाइक स्किल्ड एंड डांसिंग, स्पोर्ट्स में बड़े अच्छे होते हैं वो, डांसिंग में और स्पोर्ट्स में बड़े ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, बड़े ही इंटेलिजेंट होते हैं।
ठीक है, या ये कह लो कि स्पोर्ट्स में बड़े अच्छे होते हैं, डांसिंग स्किल्स उनके पास बड़े अच्छे होते हैं, क्योंकि बॉडी फ्लेक्सिबल होती है ना, बॉडी उनकी फ्लेक्सिबिलिटी में होती है। देन इन्जॉय क्रिएटिंग थिंग्स विद हिज और हर हैंड्स, वो हाथों से, क्योंकि आई हैंड कोऑर्डिनेशन बड़ा अच्छा है ना, तो अपने हाथों से चीज़ें क्रिएट करने में भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। देन हैव एक्सीलेंट फिजिकल कोऑर्डिनेशन, उनका जो बॉडी का कोऑर्डिनेशन होता है, फिजिकल कोऑर्डिनेशन होता है, वो बहुत ही एक्सीलेंट होता है। द रिमेंबर बाय डूइंग रादर देन हियरिंग और सीइंग, वो सिर्फ देख करके और सुन करके नहीं सीखते, बल्कि वो काम करके सीखते हैं, क्योंकि उनका ज़्यादा फोकस बॉडी मूवमेंट्स के ऊपर होता है, ठीक है। अब उसमें क्या क्या करियर चॉइसेस आ सकते हैं, पोटेंशियल करियर चॉइसेस क्या है? यू कैन गो फॉर अ क्राफ्ट पर्सन, यू कैन बी अ डांसर, यू कैन बी अ बॉडी बिल्डर, यू कैन गो फॉर सर्जन, बिकॉज सर्जन जो लोग होते हैं उनको भी बॉडी का पूरा नॉलेज होता है। यू कैन बी अ स्कल्प्टर, जो मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं, एंड यू कैन बी एन एक्टर। तो ये सारे करियर चॉइसेस आते हैं उन लोगों के लिए, दोज हु हैव बीन कंसिडर्ड एज बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंट, ठीक है। सो दीज आर द गुड करियर ऑप्शंस फॉर देम, गो थ्रू कर लो। उसके बाद हम म्यूजिकल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ेंगे। सर्जन को हम क्यों काउंट करते हैं बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंट में? सर्जन इज अ पर्सन हु परफॉर्म्स द सर्जरी ऑन अ बॉडी, तो उसको बॉडी के पार्ट्स के बारे में बड़ी नॉलेज होगी, है ना, कि कौन सा बॉडी पार्ट है, कितने लेयर्स हैं बॉडी के। तो जहाँ पर भी फिजिकल बॉडी से रिलेटेड कोई पर्सन जिसको अपनी फिजिकल बॉडी के बारे में पूरी नॉलेज है, वो पर्सन इसमें काउंट होता है। जैसे एक्टर्स भी हैं तो वो अपनी बॉडी को बड़ा मेंटेन रखते हैं, क्या खाना है, कैसे बैलेंस करना है। इसी तरह से सर्जन भी होता है, जिसको ये ध्यान में रखना होता है कि मुझे बॉडी की अगर सर्जरी परफॉर्म करनी है तो कोई गलत लेवल पे मैं ऑपरेट ना करूं, या गलत कोई बॉडी पार्ट के ऊपर कट ना लगे, तो इसलिए उनको भी फिजिकल बॉडी की पूरी नॉलेज होती है। तो कोई भी पर्सन जिसको फिजिकल बॉडी की पूरी नॉलेज है वो इस फील्ड में कंसिडर हो जाता है, ठीक है। ओके, अब हमारा है नेक्स्ट जो टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है, दैट इज म्यूजिकल इंटेलिजेंस। अब इसको भी सुन करके ही समझ में आ रहा है। द पीपल हु हैव गुड सेंस ऑफ म्यूजिक, द पीपल हु नो रिदम्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, साउंड्स। अब म्यूजिक के भी पार्ट्स होते हैं ना, कुछ लोग सिंगिंग में अच्छे हैं, कुछ लोग कंपोजिंग में अच्छे हैं, कुछ लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अच्छे से प्ले कर रहे हैं, है ना, कुछ लोग म्यूज़िक गा अच्छे से रहे हैं। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल। किसी को टोनिंग का अच्छे से नॉलेज होता है कि हाई टोन कौन सा होता है, हाई नोट कौन सा होता है, लो नोट कौन सा होता है ना, इस तरीके से चलते हैं। तो म्यूज़िकल इंटेलिजेंस मीन्स किसी भी प्रकार का अगर आपको म्यूज़िक नॉलेज है, व्हेन यू आर स्ट्रॉन्ग इन म्यूज़िक, वट एवर टाइप ऑफ इंटेलिजेंस यू हैव, when you are good in thinking about the patterns of music, about the rhythms of music, about the sounds of music, about the composition of music, so that will be considered under the domain of musical intelligence. अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? पीपल विद द म्यूजिकल इंटेलिजेंस एंजॉय सिंगिंग एंड प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। पहली चीज़ विच इज़ वेरी सिंपल कि वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करना या म्यूज़िक सिंग करना बहुत इन्जॉय करते हैं। सेकेंड, रेकग्नाइज म्यूज़िकल पैटर्न्स एंड टोन्स ईजिली। म्यूज़िकल के जो पैटर्न होते हैं या टोन होते हैं उसको बड़ी जल्दी से रेकग्नाइज करते हैं। सॉन्ग्स और मेलोडीज़ को रिमेंबर करते हैं, याद रखते हैं। सॉन्ग्स हो गए, सॉन्ग्स की जो टोन होती है या उसके लिरिक्स होते हैं, वॉट एवर द थिंग इज़, उनको बड़ी जल्दी याद रखते हैं। और उनकी बहुत ही रिच और डीप अंडरस्टैंडिंग होती है म्यूज़िकल स्ट्रक्चर में, रिदम में और म्यूज़िक के नोट्स में, मतलब हाई लो नोट्स का उनको पता होता है। सो पोटेंशियल करियर चॉइसेस इसमें क्या है? इफ़ यू आर गुड इन म्यूजिकल इंटेलिजेंस, यू कैन बिकम अ म्यूजिशियन, a composer, a singer, a music teacher, whatever you feel like, whatever you feel कि वो आपके लिए एक अच्छी प्लेस है, आप उसमें जा सकते हो। सो एक बार इसको भी गो थ्रू कर लो, देन विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। अब इंटरपर्सनल का मतलब है जहाँ पर आपकी जो इंटेलिजेंस है वो बहुत ही, उसमें अंडरस्टैंडिंग लेवल और लोगों के साथ बात करना बहुत अच्छे से आपको आता है। देयर आर पीपल जिनको इंटरैक्ट करना नहीं आता। अब एग्जाम्पल देती हूँ, सपोज़ करो आपने किसी ऐसे पर्सन को कॉल किया जिसके साथ आप बहुत पहली बार, बिल्कुल फर्स्ट टाइम इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो एक वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है ना। मैं उसको पहले ग्रीट करूँगी, इंट्रोडक्शन दूँगी अपना, उनका इंट्रोडक्शन लूँगी, देन मैं मुद्दे की बात पे आऊँगी कि हाँ मुझे ये बात आपके साथ करनी है, मैं इस पर्टिकुलर फर्म से बात कर रही हूँ,
मेरे को इस काम के लिए आपकी नीड है। लेकिन हमें अगर वो इंटरेक्शन करना नहीं आएगा तो हमारे अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस भी नहीं है ना। तो देयर आर पीपल जिनको इंटरेक्शन करना नहीं आता और चीज़ें थोड़ी सी मेस्ड अप भी हो जाती है, ख़राब भी हो जाती हैं। तो इसलिए जो लोग इंटरेक्शन में बहुत अच्छे हैं और दूसरों को समझने में बहुत अच्छे हैं वो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंट होते हैं। जैसे कि कुछ लोग जो लोगों के इमोशंस को समझते हैं, दूसरों को मोटिवेट करने में बहुत हेल्प करते हैं, दूसरों के डिज़ायर्स और इंटेंशंस को समझते हैं और उनके आसपास मोटिवेशनल इन्वायरमेंट स्प्रेड करते हैं। ऐसे लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? वो बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं, वो बिना बोले भी आपको सेटिस्फाई कर सकते हैं विद फ्यू वर्ड्स या विद फ्यू वी कैन से सिंबल्स, ठीक है। और वो सिचुएशन को ना एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं, वो उस नॉर्मल पर्सपेक्टिव से सिचुएशन को नहीं देखेंगे जिससे सब लोग देख रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनके अंदर वो एबिलिटी है आपकी प्रॉब्लम को समझने की, आपके डिज़ायर्स को समझने की। देन वो एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। जैसे काउंसलर्स होते हैं ना, करियर काउंसलर्स, वो होते हैं इस फील्ड में, उनको पता चल जाता है समवन इज़ सफरिंग, तो वो उसको उसके तरीके से डील करते हैं, एक पॉजिटिविटी उसके सराउंडिंग्स में लेके आते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। करियर चॉइसेस में आप देख भी सकते हैं, यू कैन बी अ साइकोलॉजिस्ट, अ फिलोसोफर, अ काउंसलर, अ सेल पर्सन और अ पॉलिटिशियन। तो कहीं ना कहीं इंटरपर्सनल लोग वो होते हैं जो अपने साथ साथ दूसरों को भी समझ रहे हैं। अपनी तो विचारधारा उनकी है ही है, लेकिन दे आर अंडरस्टैंडिंग अदर्स ऑल्सो, जो दूसरों को भी समझ रहे हैं, यानी कि जहाँ पर दो लोगों की बात हो रही है, वो होते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंट। फिर हमारा है इंट्रापर्सनल। अब इंट्रापर्सनल को और इंटरपर्सनल को साथ में समझा रही हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। ये क्या, अब समझते हैं इंट्रापर्सनल क्या होता है। इंट्रापर्सनल इज इंडिविजुअल्स हु आर स्ट्रॉन्ग इन इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, हु आर गुड एट बीइंग अवेयर ऑफ देयर ओन इमोशनल स्टेट्स। यहाँ पर हम खुद की बात कर रहे हैं, वेयर आई एम केपेबल इनफ टू अंडरस्टैंड माई इमोशनल स्टेट्स, माई फीलिंग्स एंड आई कैन मोटिवेट माई सेल्फ। यहाँ पर मैं दो लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मैं खुद को एड्रेस कर रही हूँ, खुद की पर्सनल स्ट्रेंथ की बात कर रही हूँ। मैं यहाँ पर अपने आप को एनालाइज कर रही हूँ कि हाँ मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ पहुँच सकती हूँ। मैं खुद को एक्सप्लोर कर रही हूँ कि आज अगर मैं यहाँ पर हूँ, मुझे ये चीज़ें करनी है, मैं अपनी लाइफ में कुछ गोल्स लेके चल रही हूँ, मुझे इन गोल्स को अचीव करना है और एक लेवल पे रीच करना है। इंट्रापर्सनल स्किल्स में होता है जहाँ मैं खुद के इमोशंस, खुद की स्ट्रेंथ, खुद की वीकनेसेस, इन सब के साथ डील कर रही हूँ। सी दिस कैरेक्टरिस्टिक्स, वो खुद की स्ट्रेंथ और वीकनेस को बहुत अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं। उनको पता होता है मैं किस जगह पर कमज़ोर हूँ और किस जगह पर मेरी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, कि ये काम तो मैं बड़ी आसानी से कर सकती हूँ और ये काम जो है मेरे बस का अभी नहीं है, इस पर मुझे काम करना पड़ेगा। खुद को एनालाइज कर पाते हैं, खुद का एक आउटपुट निकाल लेते हैं कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। सेल्फ अवेयर होते हैं, उनकी एक्सीलेंस पावर अच्छी होती है और खुद को मोटिवेट करते हैं। उनको कोई दूसरा पर्सन नहीं चाहिए मोटिवेशन के लिए, वो खुद को खुद ही मोटिवेट करते हैं। दे डोंट नीड एनीवन एल्स टू मोटिवेट देम। ऐसे लोगों की करियर चॉइसेस की अगर बात करें तो दे कैन बी फिलोसोफर्स, दे कैन बी राइटर्स, दे कैन बी थ्योरिस्ट एंड दे कैन बी साइंटिस्ट, ठीक है। इन लोगों को किसी सेकंड पर्सन की ज़रूरत नहीं होती फॉर द मोटिवेशनल पार्ट। दे कैन मोटिवेट देमसेल्व्स, दे कैन एड्रेस देमसेल्व्स कि हाँ यस आई एम दिस पर्सन एंड आई कैन बी दिस पर्सन, ठीक है। चलिए मूविंग फर्दर, कमिंग ऑन टू द, आई थिंक दिस इज द लास्ट वन, yes this is the last one, naturalistic intelligence। naturalistic intelligence अगर बहुत recent एडिशन था ये गार्डनर की थ्योरी में, तो इसकी अगर बात करें तो पहले 7 इंटेलिजेंस हुआ करते थे, ये 8th वाला जो है लास्ट एडिशन था। इसमें इंडिविजुअल आर सेड टू बी हाईली अवेयर ऑफ इवन सब्टल चेंज इन द इन्वायरमेंट। जो लोग थोड़े से इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं ना, उनको बोलते हैं नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। जिनको इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करने में बड़ा मज़ा आता है, या ये कह लीजिए जिनको नेचर के अंदर अलग अलग स्पीशीज़ के बारे में बड़ी नॉलेज होती है, एनिमल के कौन से स्पीशीज़ हैं, प्लांट्स के कौन से स्पीशीज़ हैं, जो हाइकिंग करते हैं, ऐसे लोग हैं ना, मतलब अलग अलग लेवल है इसमें भी। तो नेचुरल इंटेलिजेंस के जो लोग हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, वो बॉटनी, बायोलॉजी, जूलॉजी में इंटरेस्टेड होते हैं। उसके अलावा उनको नेचर के हर तरीके की इन्फॉर्मेशन होती है। जो कैंपिंग करते हैं, जो जंगल में जाके रहते हैं, गार्डनर्स गार्डनिंग करते हैं, जो
एक होते हैं प्रोफेशनल गार्डनर, एक होते हैं जो पर्सनल लेवल पे गार्डनिंग एंजॉय करते हैं और बिना सीखे उनको नॉलेज होती है कौन सा प्लांट कैसे ग्रो करना है, कैसे इनको डिग करना है, कैसे इनकी देख रेख रखनी है। हाइकिंग करते हैं जो लोग हाइक करते हैं, माउंटेन हाइकिंग करते हैं, जो आउटडोर्स एक्सप्लोर करते हैं, द ट्रैवलर्स, नेचर ट्रैवलर्स, नॉट द सिटी ट्रैवलर्स बट द नेचर ट्रैवलर्स। फिर उनके जो लाइक्स एंड डिसलाइक्स होते हैं वो नेचर से ही फेमिलियर, नेचर से ही कनेक्टेड होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो किसी और चीज़ में इंटरेस्ट दिखाते हैं। करियर चॉइसेस क्या हो सकती है? बायोलॉजिस्ट बन सकते हो, कंजर्वेशनिस्ट बन सकते हो, गार्डनर, फार्मर बन सकते हो, बिकॉज यू आर मोर इन टू द नेचर, यू आर मोर कनेक्टेड टू द नेचर, यू आर मोर अवेयर अबाउट द नेचर, सो दैट इज़ वॉट यू कैन गो फॉर करियर ऑप्शंस। ठीक है, तो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस वो होती है जहाँ पर हम नेचर से कनेक्टेड होते हैं। दैट्स इट।